हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रचनाकार एवं विधाओं से संबंधित यानी पुस्तकों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं वो सभी देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम ट्रांसलेशन से अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम विधिवत बात करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में इसमें विविध चीज़ें होंगी जिसमें बहुत सारी मिक्स चीज़ें जो पूछी गई हैं वो किसी भी चैप्टर में न रखकर उनको लास्ट में रखा गया है, तो उनको भी हम देखने वाले, ठीक है। जिसमें लगभग 34 प्लस क्वेश्चन हैं जो विविध से हैं। इसके बाद इसमें एक चैप्टर और बच जाएगा जिसको हम उसको आने वाली वीडियो में कवर कराएंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लगभग 200-250 क्वेश्चन है, तो उसको अलग से एक वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि जितने भी चैप्टर हो चुके हैं जाकर उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग चैनल के पेज पर जाइए, प्लेलिस्ट पेज पर, वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सभी का सभी एक साथ जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रचनाकार विधि से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वन रक्षक में पूछा गया था 2022 में कि इसमें से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस वर्ड पर, क्योंकि इसमें बहुत सारा गलती हो जाती है बहुत बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, कर्मभूमि, मानसरोवर और शतरंज के खिलाड़ी, ये तीनों प्रेमचंद जी की कृति है, लेकिन अगर हम बात करें मैला आंचल तो ये प्रेमचंद्र जी ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैला आंचल। मैला आंचल जो है ये प्रेमचंद की कृति नहीं है, और ये उपन्यास जो लिखा गया है ये फणीसन नाथ रेणु के द्वारा रचित है, ठीक है। कौन सा, मैला आंचल। और कर्म भूमि जो प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है, और शतरंज के खिलाड़ी जो है, और मानसरोवर जो है इनकी कहानियाँ हैं, ठीक है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित इनमें से नहीं है। ये भी वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखिए, कायाकल्प है, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। जय पराजय, ये जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित नहीं है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यही बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी रंगभूमि, प्रेमाश्रम, ये सब प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक के नाम है कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्मला आदि। और जय पराजय जो है ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की इनमें से नहीं है, ठीक है। तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से तुलसीदास जी की लिखी हुई रचना है कौन सी नहीं है। ऑप्शन चारों दिए गए हैं, 2019 के लोबर में ये पूछा गया था। तो रामचरितमानस ये तुलसीदास द्वारा रचित है, गीतावली भी इन्होंने ही लिखा है, श्री कृष्ण गीतावली ये भी लिखा गया है, भक्तमाल जो है ये इनके द्वारा रचित नहीं है, तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा। भक्तमाल जो है नाभादास जी थे, उन्होंने लिखा था, ठीक है, नाभादास। तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा, ये तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था इनमें से, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा वी पार्ट, उदंत मार्तंड, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ये पहला समाचार पत्र था जो कि हिंदी में प्रकाशित हुआ था भारत में, और इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 1826 को कलकत्ता से, ठीक है। साप्ताहिक पत्र के रूप में ये निकला गया था, यानी कि सप्ताह में एक बार ये निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी है और इसके लेखक कौन है। तो भोर का तारा जो एकांकी है इसके लेखक में अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर इसके रचयिता हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। भोर का तारा, तो आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य कविताओं में अगर रचनाओं में देखें तो कोणार्क, ओ मेरे सपने, पहला राजा, शारदिया, ये सब जो है जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार और रचनाकार से संबंधित इसमें से बताना कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलन किया हुआ है, ठीक है। देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित जो है रामचरितमानस है, तो ये सही है। कुतुबुद्दीन मिर्गावती लिखा हुआ इन्होंने, ये भी सही है। जायसी की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी, तो इन्होंने पद्मावत लिखी हुई, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा। मंझन जो चित्रावली दिया गया है ये गलत है, ठीक है। मंझन ने मधुमालती लिखा हुआ है, मधुमालती, तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चित्रावली की अगर हम बात करेंगे तो चित्रावली जो है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये शेख उस्मान ने लिखा है, ठीक है। शेख उस्मान के द्वारा ये लिखा हुआ चित्रावली इसका नाम है।
और मंझन ने लिखा है मधुमालती। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया भी गया है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रचना की है और मृगावती कुतुबुन द्वारा रचना किया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और चित्रावली जो है शेख उस्मान की रचना है। मंझन द्वारा रचित जो है मधुमालती है। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म मारेस मोहि कुठाऊं, यह किसकी रचना है? तो इसकी रचना के नाम बताना है, तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था, ये गुलेरी जी द्वारा प्रसिद्ध कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। दादा कॉमरेड जो है ये नागार्जुन की रचना नहीं है। बाकी इसमें से रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये तीनों नागार्जुन की रचनाएं हैं। दादा कॉमरेड जो है ये यशपाल का यह पहला उपन्यास था। ठीक है, यशपाल जी का पहला उपन्यास का नाम दादा कॉमरेड है। इस पुस्तक में यशपाल ने क्रांतिकारी जीवन का चित्रण करते हुए मजदूरों के संगठन को राष्ट्रों द्वारा अधिक संगत उपाय बतलाया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इसमें से बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? तो वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं हैं जिनमें आता है हिंदी साहित्य का भी इतिहास। चिंतामणि है जो कि निबंध संग्रह है इनकी। राम कुमार वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। रामविलास शर्मा ने जो है प्रेमचंद और उनका युग ये लिखा है। प्रगति और परंपरा ये लिखा हुआ है। भाषा और समाज ये भी लिखा हुआ, भाषा साहित्य और संस्कृति, ये रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया था? इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। आदिकाल में लिखा गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बातें तो करें तो आदिकाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना चंद बरदाई ने किया था। ठीक है, इस ग्रंथ में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के अनेक युद्धों और विजयों का जो है सजीव व चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर बताना। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, प्रेमचंद्र जी हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्मला उपन्यास के लेखक जो है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ये बेमेल विवाह पर आधारित है निर्मला उपन्यास जो है। और मुंशी प्रेमचंद की अगर तुम्हें कहानियाँ पढ़नी है तो मुरे प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानियाँ पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, उपन्यास भी हैं। इनके द्वारा अन्य प्रसिद्ध उपन्यास में सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि आते हैं। और इनका एक मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास, यानी कि पूरा नहीं लिख पाए थे तो मंगलसूत्र आएगा, तो ये इनका अधूरा उपन्यास है। अन्य रचनाकारों की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास में से कंकाल है, तितली है, इरावती, ये भी इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है अधूरी है। यशपाल में दादा कॉमरेड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का सांप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब यशपाल जी की जो है उपन्यास है। भीष्म साहिनी में ने जो है झरोखा, कणियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर, ये सब भीष्म साहिनी द्वारा लिखित उपन्यास है। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने हुंकार काव्य संग्रह है जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। इन्हें जो है समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियों में रेणुका है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, रश्मरथी है, रश्मरथी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है, फेमस है, उर्वशी भी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, हारे को हरिनाम, इतिहास के आंसू, ये सब रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो है इनकी कृतियाँ हैं। ठीक है, शेष रचनाकारों की कृतियाँ में मथली शरण गुप्त का देख लीजिए, रंग में भंग हुआ, जयद्रथ वध है, किसान है, विकट भट्ट है। ठीक है, और गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, साकेत और भारत भारती याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, झंखार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक, पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रची हुई रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम किरीटिनी लिखी हुई है, हिम तरंगणी, माता, समर्पण, ये सब लिखी हुई हैं। नागार्जुन की रचनाओं में युगधारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्यासी पथराई आंखें, ये भी याद रखिएगा, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने
कहा था हजार बाहों वाली, ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस, ये सब नागार्जुन की रचित कथना मतलब रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है इनमें से? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। इंदुमती जो है ये कहानी रचा गया है, लिखा गया है किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्य की अगर हम देखते हैं तो मास्टर भगवान दास ने रचना की है प्लेग की चुड़ैल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 11 वर्ष का समय लिखा गया है। गिरिजादत्त वाजपेयी ने पंडित और पंडितानी लिखा हुआ है, और किशोरी लाल गोस्वामी का इंदुमती है, जो कि पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगनी अभी ऊपर इसके बारे में बात हुआ, ये माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य संग्रह है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य संग्रह 1949 में यह किया गया था, जिसके लिए चतुर्वेदी जी को 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी यह किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बादल की मृत्यु। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में बादल की मृत्यु आधुनिक ढंग से प्रथम एकांकी के रूप में स्वीकार है। हिंदी एकांकी विधा के अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु की रचना 1930 में की थी। एक घूंट एकांकी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा, कारवां एकांकी भुवनेश्वर, और भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। अब इसमें देखिए ये भी है एक चीज़ है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत जो है एक घूंट, ये भी 1930 में आई थी। इसको भी आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ठीक है, केशवदास जी ने इसमें से कौन सी ग्रंथ की रचना की है? तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, विज्ञान गीता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, विज्ञान गीता है। और जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, यहाँ पर जहाँ रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रूप में जो है केशवदास के साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित काव्य है, जिसे केशवदास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही पूर्ण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किसकी रचना है इनमें से? ज्ञानदीप, आंसर बी पार्ट क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी पार्ट, शेख नबी की रचना है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शेख नबी जो थे ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान पर रहते थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यानक काव्य लिखा, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? अभी इसके ऊपर बात हुई है इसमें क्वेश्चन में, तो ये इसकी रचना जो की गई है रामचंद्रिका की, वह है केशवदास। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, केशवदास की। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महाकवि केशवदास जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो याद रखिएगा चारों पांचों जो इनकी ग्रंथ हैं ये जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम है ग्राम। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में जो है प्रकाशित की गई थी। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में नाम की बात करें तो आकाशदीप, गुंडा, सालवती, मधुआ, नूरी इत्यादि सम्मिलित है। सालवती को जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना इनमें से कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, प्रवाद पर्व जो थी ये सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है। प्रवाद पर्व सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है। इसमें कवि श्री नरेश मेहता ने सीता के चरित्र पर जो है धोबी द्वारा लांछन लगाने एवं पूर्व में सीता के साथ हुए अनुचित व्यवहार से संबंधित तथ्यों एवं द्वंद्वात्मक वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, ये बताना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिंदी का जो समाचार पत्र था 1826 ईस्वी में कहाँ पर से प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता से हुआ था, और इसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड, ठीक है। ये पहले वाली इसके पहले बात हो चुकी है। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह साप्ताहिक प्रकाशन इसका होता था, और इसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया था। गोदान के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? तो गोदान के लेखकों की बात करेंगे तो प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद के जितने भी इनके जो है काव्य रचनाएँ हैं, ठीक है, तो वो सभी याद रखिएगा। उपन्यास है, कहानी है, सब निबंध संग्रह सब याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन इनसे बनते ही बनते हैं। एक बार फिर प्रेमचंद जी का देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले भी देख चुके हैं। इनके अन्य उपन्यास में रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, ठीक है। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवयित्री हैं। इनकी रचनाओं में महादेवी वर्मा में निहार है,
रश्मि, याद रखिएगा रश्मि इंपॉर्टेंट है। नीरजा, दीप सखा, यामा भी इंपॉर्टेंट है, यामा भी महादेवी वर्मा जी की है। चतुरसेन शास्त्री एक महान उपन्यासकार हैं, इनकी रचनाओं में वैशाली की नगर बधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षामः, ये जो है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। रांगेय राघव की रचनाओं में मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, कब तक पुकारूं, अजय, खंडहर, मेधावी और पांचाली, ये सब जो है रांगेय राघव की रचनाओं में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ग्राम विकास कार्य में पूछा गया था, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, तुलसीदास जी द्वारा करा गया है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह एक अवधी भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुलसीदास जी अन्य 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। उनमें है कवितावली, दोहावली, कृष्ण गोतावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाहचू, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी ग्राम विकास कार्य में पूछा गया है 2018 में। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे जो है ये नाटक है एक प्रकार का। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, ठीक है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक विधा है। इनके अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जयद्रथ वध किसकी रचना? जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित हुए, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ये भी वीडियो के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। अन्य रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त की देखेंगे तो रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, द्वापर, जय भारत, पंचवटी इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार हैं, ये भी वीडियो के पेपर में पूछा गया था। छायावादी रचनाकार में अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी रचनाकार है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अन्य छायावादी रचनाकारों में जयशंकर प्रसाद आते हैं, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है, ठीक है। नागार्जुन, मुक्तबोध व त्रिलोचन शास्त्री जो है ये छायावादोत्तर काल के रचनाकार, यानी कि छायावादी के बाद के जो है छायावादी एंडिंग में रहता है, तो उसके काल के ये रचनाकार। सूर सागर के रचयिता कौन है? ये भी वीडियो के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सूर सागर के रचयिता कौन है ये बताना। सूर सागर के रचयिता में अगर हम बात करें तो सूरदास हो जाएंगे, आंसर डी पार्ट करेक्ट है। सूरदास के अन्य कविताओं में देखेंगे रचनाओं में तो सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीता आते हैं, ठीक है। निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है? इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। बिहारी जी जो हैं वो रीतकाल कवि के लेखक हैं, आंसर सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और इन्होंने बिहारी सतसई जिसमें 719 दोरे हैं, इनके द्वारा रचित जो है मुक्तक ग्रंथ है। रीतकाल या फिर उत्तर मध्यकाल जो कि 1700 लेकर 1900 ईस्वी तक मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतकाल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, ठीक है। इस काल के प्रमुख कवियों में बिहारी, भूषण, खनानंद, भिखारी और इसके अलावा मतिराम, चिंतामणि आदि आते हैं, ठीक है, रीतकाल के कवियों में। इसके अलावा जो दिए गए हैं ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पद, ये सब छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। और अन्य रचनाकार में देखेंगे तो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती और गुलबहार लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये दोनों इनकी इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं में शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, सदगत, शांति और कफन इत्यादि आता है। भगवान दास ने प्लेग की चुड़ैल लिखा है। अगला क्वेश्चन, सारे इसमें इंपॉर्टेंट ही चीज़ें ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वशी किसका काव्य है? ये भी जो है ग्राम विकास कार्य में पूछा गया था। उर्वशी आंसर हो जाएगा। उर्वशी जो है ये जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं, आंसर इसका ये पार्ट है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने अन्य में देखेंगे कि रचनाओं में तो कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती आती हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसमरती आदि आते हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा, नीरजा और दीप सखा आती है, ठीक है। उर्वशी दिनकर जी की गीत नाट्य तथा प्रसाद जी की चप्पू काव्य है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो सभी लोग आते हैं उत्तर प्रदेश से, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कबीरदास जो है वाराणसी में रहते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से हैं, प्रेमचंद वाराणसी से, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं सभी लोग? तो ये सभी लोग आते हैं भक्ति काल के कवि, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भक्ति काल के कवि ये
कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास लोग आते हैं। तो आंसर हो जाएगा भक्ति काल। अगर रीत काल के कब पूछा जाएगा तो उसमें बिहारी आते हैं। ठीक है, इनमें भी अगर देखें तो कबीरदास जो है निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, और तुलसीदास जो है सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, और सूरदास सगुण धारा के श्रीकृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस तरीके से तीनों के अलग अलग शाखा भी अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है इनमें से? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, पहले उधर भी क्वेश्चन था। इनमें से अगर देखेंगे तो ध्रुव स्वामिनी जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जो है रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं इनमें से? तो सूरदास जो है अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अष्टछाप कवियों में देखेंगे तो 8 भक्तकालीन कवियों का समूह था। इसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक चतुर्बुद्ध दास थे। तो ये 8 कवि थे जिनको अष्टछाप के कवि कहा जाता है, और इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नामवर सिंह को मिला है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नामवर सिंह, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं से संबंधित है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं, पता होगा। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली इस कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली जो है इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निराला शब्द दिया गया, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में देखेंगे तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नयपत्य, सांध्य काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और लिली और सुकुल की बीबी, ये सब जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित पुस्तकें रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, इनका भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी ऊपर बात हुई है कबीर और तुलसीदास और इसके अलावा सूरदास के बारे में। ठीक है, तीनों कवियों के बारे में बताया गया कि इनके कौन कौन सी शाखा के संबंधित। तो कबीर जो है निर्गुण काव्य धारा से संबंधित है और ज्ञान श्रेय शाखा से संत कवि हैं, तो निर्गुण हो जाएगा इनका आंसर। ठीक है, और तुलसीदास जो है सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जो है सगुण धारा के ही कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कबीर के गुरु जी का क्या नाम था? रामानंद। ठीक है, रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर यानी कि निर्गुण की भक्ति पर जो है बल दिया, वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। यह जाति पात तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। यह लोधी वंशीय शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जो अभी पिछले वाले में बात हुई तो जय भारत का नाम आया था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना रसज्ञ है, रंजन है, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रह साध्य है। बाल मुकुंद गुप्त की रचना में शिव शंभू का चिट्ठा और श्रीधर पाठक की रचना गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई, सार, ये सब जो है श्रीधर पाठक की रचना है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत देखा जाए तो मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया, जाति प्रथा का खंडन किया, स्त्री पूजा की समानता की बात जो है इन्होंने उपदेश इस पर नहीं दिया था। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक, और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी इन्होंने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया है, जाति प्रथा का खंडन भी किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया, और कबीर जो है कवि पाद में समाज सुधारक पहले हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जायसी क्या है, पद्मावत क्या है? जायसी द्वारा जो रचित है, मलिक मोहम्मद जायसी उनका पूरा नाम था, उन्होंने रचना की थी पद्मावत की। तो ये एक समासोक्ति है। ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सामासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समासोक्त रचना कहते हैं। समासोक्त अर्थालंकार का भेद है, इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, अभी मैंने बताया था कि महादेवी वर्मा की पुस्तकों जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे ये तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यामा जो इनकी रचना है, पुस्तक है,
इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनकी अपनी कृति यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्मरण और रेखा चित्र लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान विशेष उल्लेखनीय है। इनकी अन्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि आते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, साकेत महाकाव्य उसके रचयिता कौन है, उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है? तो इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का उपनाम था रसिकेंद्र। गुप्त जी ने अपने अनघ हिंदी गीत नाट्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार की बात करें, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, जन्मेजय का नागयज्ञ और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव शामनी और इंद्रजाल, ये सब है, ये सब याद रखिएगा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा, आप देखिए ये भी एक बार पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। अवधी भाषा में लिखा गया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जायसी जो थे भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन किया है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन भी है। यह कड़वक यानी कि दोहा चौपाई पद्धति में रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस भी कड़वक पद्धति में ही रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा आदि हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली दोहा संग्रह जो है ये रत्नावली के ही द्वारा रचित है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठेठ हिंदी की ठाठ, यह किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना की बात करेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अधिकिला फूल इनकी अन्य उपन्यास है। जबकि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना में वर्ण रत्नाकर नामक गद्य काव्य हैं। किशोरी दास वाजपेयी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। और हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्द की मीमांसा, हिंदी वर्तनी एवं शब्द विश्लेषण, हिंदी भाषा विज्ञान आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी कहानी उसने कहा था इस सुप्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसने कहा था, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है ये बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा कहा गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से इसमें लिखा गया था। ठीक है, और ये जो पंक्ति कहा गया था मुंशी इंसा अल्लाह खां की कृति है रानी केतकी की कहानी, वहाँ से ये लिखा गया है, मतलब लिया गया है। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आए, जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताए। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? इनमें से जीवनी की अगर हम बात करें तो आवारा मसीहा जो दिया गया है ये एक जीवनी है। और तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ये जीवनी है। जबकि अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है 4 भागों में रचित हिंदी की निबंधात्मक ग्रंथ है। नीड़ का निर्माण फिर यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो उनका नाम था वल्लभाचार्य। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा कौन थी? कबीरदास की भाषा में अगर देखेंगे तो उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कबीरदास 1398 में जन्मे थे, 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये हिंदी साहित्य के भक्त काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य जो है व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, खंडी आदि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है बिहारी। बिहारी जो है ये रीत काल के कवि हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृत पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, प्रदान किया गया था? तो वो हो जाएगा इसका नाम आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1968 में। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और इनकी ये श्रेष्ठ कविता संग्रह है चिदम्बरा, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इसमें युगवाणी से लेकर अतिमा तक की रचनाओं का भी संग्रह है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या? देखिए क्वेश्चन आ गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंगलसूत्र। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों में कबीर आते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बेमेल को इसमें से छांटना है। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान, इसमें से कौन सा एक अलग है? तीनों एक तरीके से मिलते हैं, तो उसमें से आता है चंद्रकांता। बाकी सेवा सदन, निर्मला और गोदान जो दिया गया है ये प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है, लेकिन चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री का एक उपन्यास है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। तो ये पंक्ति जो है लिखा गया कबीरदास जी के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आदि अंत जस कथा अहें, लिख भाषा चौपाई कहें, यह जायसी ने लिखा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीरा भाई की रचना है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये जो है क्या है? तुलसीदास की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य में आते हैं प्रिय प्रवास। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा ये रचित काव्य है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। जबकि कामायनी जो है महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। साकेत के काव्य रचयिता मैथिली शरण गुप्त, और नीरजा के काव्य संग्रह है जो कि रचयिता है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? तो इसके बारे में बात हुई थी। ज्ञानाश्रय का शाखा के और निर्गुण भक्ति धारा के जो हैं वो हैं। आंसर इसका पाठ है कबीरदास। ठीक है, कबीरदास तुलसीदास की शाखा राम भक्ति है। रहीमदास की कृष्ण भक्ति है। जायसी की सूफी प्रेमाख्यानक कवि है। और कबीरदास की क्या है? निर्गुण या ज्ञानश्रय शाखा के कवि हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं भट्ट केदार। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, और यह आदिकाल 650 से लेकर 1350 ईस्वी के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के अगर हम बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग से है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। छायावादी युग के लेखक में जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा आते हैं। छायावादोत्तर युग के कवि में बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण शर्मा आते हैं। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका सी आंसर माना था छायावादी युग को, लेकिन द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस काव्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी पार्ट, हरिशंकर परसाई हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अन्य रचना में निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, पगडंडियों का जमाना, ये सब जो है हरिशंकर परसाई की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये सब धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना में भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी और झंकार और साकेत इत्यादि आते हैं। अगला क्वेश्चन है बताना कि रचनाओं और उनके साहित्य विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर बताना है। ठीक है, उपन्यास जैसे कि इसमें लिखा हो निर्मला, चिता के फूल, तो क्या क्या है ये बताना है। तो निर्मला जो आता है ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। निर्मला क्या है? उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। चिता के फूल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो चिता का फूल जो है ये निबंध है। ठीक है, चिता का फूल क्या है? निबंध है। और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो है चिता के फूल लिखा है। तो दो ये हो गए। अगला दो देखते हैं, वरदान। वरदान जो है ये रचित जो है बात करें तो ये कहानी है। ये कहानी है और इसकी रचना की है प्रेमचंद ने ही। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा ही। इसके अलावा है भारत दुर्दशा, तो ये एक नाटक है और इसकी रचना किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी रचना की गई। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा के संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है माटी की मूर्तें, तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का रेखा चित्र है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेखा चित्र है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम देखें तो निबंध में देखते हैं तो गेहूँ और गुलाब है। संस्मरण में देखते हैं तो जंजीर और दीवारें हैं। यात्रा वृत्तांत में देखते हैं तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो ये है। नाटक में सीता की माँ और अम्बपाली है।
अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक बांग्ला से अनुदित है। कौन सा नाटक जो है बांग्ला भाषा से अनुदित है, लिखा हुआ रचित हुई है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, विद्या सुंदर उसका नाम है। विद्या सुंदर जो है नामक जो नाटक ये बांग्ला भाषा से अनुदित है। विद्या सुंदर नाटक में प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो ये रचना किया गया डॉक्टर कैलाश वाजपेयी के द्वारा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2009 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुल मन पर जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा को 1985 में कव्वे और काला पानी पर जो है कहानी पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तुलसीदास की काव्य रचना ब्रजभाषा में इनमें से कौन सी है? तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रश्न में त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि चारों विकल्प जो है ब्रजभाषा की रचना है, जबकि प्रश्न में ब्रजभाषा की रचना का नाम पूछा गया है। तुलसीदास की रचनाओं में देखें तो ब्रजभाषा में कवितावली लिखा गया, दोहावली है, बिना पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी और गीतावली है। ये सब जो है तुलसीदास द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचना है। अवधी भाषा में इन्होंने रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरबे रामायण, ये सब जो है अवधी भाषा में इन्होंने रचित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत शैली, तो वो है प्रेम पथिक। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करुणालय जो है ये इसकी रचना गीत नाट्य शैली में किया गया है। और कानन कुसुम खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रथम कविता का नाम, प्रथम कविता संग्रह है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, नील देवी। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, नील देवी। नील देवी की रचना जो बात करें तो नाटक है और इसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं में यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंखार, जय भारत, द्वापर, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान कराना है। नागमती वियोग वर्णन, ये जो है क्या है, किसके द्वारा लिखित है ये बताना। तो नागमती वियोग वर्णन जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ठीक है, और ब्रह्म राजस की रचना जो है मुक्ति बोध के द्वारा किया गया है। झूठा सच, ये रचना यशपाल ने किया है। और असाध्य वीणा जो है अज्ञेय के द्वारा रचित है। तो इस तरीके से इसका मिलान कराना था। आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण और व्यक्तिक वैचिन्यवाद निबंध है और ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये निबंध जो है इनके अन्य निबंध काव्यों में रहस्यवाद आता है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था और तुलसी की भक्ति मार्ग आदि हैं। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझा जाना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद की विभिन्न परिभाषाओं में देखेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, रामविलास शर्मा के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा नागेंद्र के द्वारा दिया गया है। महादेवी वर्मा का देख लीजिएगा, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विफल बनाओ, अरे अप्सरे उते उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग से लिया गया है ये बताना है। ठीक है, अब कामायनी जो है रचना किस सर्ग से लिया गया है ये? तो ये चीज़ें ली गई हैं कर्म सर्ग से। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के कवि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो कि अधूरा है, तथा प्रमुख नाटक में करुणालय, सज्जन, कामना, विशाख, कल्याणी परिचय, अजातशत्रु, एक घूंट प्रायश्चित और चंद्रगुप्त आदि आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? ठीक है, प्रेम चिनगारी इसमें से किस मुसलमान की रचना है? प्रेम चिनगारी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नजफ अली ने लिखा है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जायसी ने पद्मावत लिखी है, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, अनुराग बांसुरी तथा शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? हिंदी साहित्य में राम काव्य के जो है मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद रहे हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सुमित्रानंदन पंत इन्होंने माना है।
अब इसमें से साथ में मिलाना है निबंधकार को। पगडंडियों का ज़माना ये किसके द्वारा रचित है? तो पगडंडियों का ज़माना जो है कुबेर नाथ राय ने लिखा है, ए का 4 हो जाएगा। रसात्मक बोध के विविध रूप, ये निबंध जो किसके द्वारा रचित है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये रचना जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये विद्या श्रीनिवास मिश्र के द्वारा रचित है। और विवाह योग ये किसके द्वारा रचित है? तो गुलाब राय ने रचा है। तो इस तरीके से मिलान करने को भी आ जाता है, तो आपको सभी जानना जरूरी है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखिए कुछ त्रुटिपूर्ण था प्रश्न, क्योंकि पगडंडियों का ज़माना निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, जबकि हरिशंकर परसाई उसमें नहीं दिया गया था। और विवाह योग शीर्षक से गुलाब राय की कोई भी निबंध उपलब्ध नहीं है, बल्कि विषाद योग निबंध के रचनाकार कुबेर नाथ राय हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न में त्रुटि भी थी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उक्त यह किसके द्वारा कही गई? ठीक है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, तो ये बातें कही गई हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा जो थी यह द्विवेदी युग की थी। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है। भक्त ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, ये जो है किसके द्वारा कृत है, किसके द्वारा लिखा हुआ चीज़ लिया गया है? तो ये तुलसीदास ने लिया है, तुलसीदास द्वारा रचित है। तो आंसर ये का 4 हो जाएगा। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये जो है वाक्य मैथिली शरण गुप्त ने कही है। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये वाक्य जो है अज्ञेय के द्वारा कहा गया है। और बतरस लालच लाल की, ये बिहारी ने कहा है। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया काव्य रचना। अब हम देखते हैं अनुवाद से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन करिए। किसका? इसका। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ये पूछा गया था सप्लाई इंस्पेक्टर में। अब इसका सही अनुवाद ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से ट्रांसलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद चयन के ऑथेंटिकेशन का सही हिंदी अर्थ बताना था। तो ऑथेंटिकेशन का सही हिंदी अर्थ होता है प्रमाणीकरण, ये भी सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण। अगला क्वेश्चन में भी हमें अनुवाद बताना था, सप्लाई इंस्पेक्टर में ही पूछा गया है। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, इसका हमें अर्थ बताना है क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल वर्ड है हिंदी का। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये दिया गया था, इसका हमें बताना था कि इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है, इसमें बताना था इसका ट्रांसलेशन सही क्या होगा। तो पहला देखते हैं, तो द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज टू फाइंड ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसिस्टेंस एंड क्लियरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये सही है, इसमें सारी चीज़ें सही हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में जो दिया गया है ये सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना था, ट्रांसलेट ही करना था इसका, वह जानकारी को गोपनीय रखने के लिए जो है लिखे गए हैं, इसमें इसकी सही ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में? तो इसका मतलब सी ऑप्शन देखते हैं, दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, गोपनीय जानकारी रखने के लिए जो है गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। इसमें नॉन कॉन्फिडेंशियल लिखा गया इसलिए गलत हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये गलत। ठीक है, दे आर नॉट रिटन, तो इसलिए यहाँ पे नॉट तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे नॉट है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी हमें यही बताना था कि इसमें से कौन सा जो है इसका सही अनुवाद होगा। ठीक है, सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार की कोई मामूली बात नहीं है, इसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना था। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मस्ट फॉर लिखा जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस दिया था। तो इसमें जो है दिया गया था कि करस्पॉन्डेंस इज अ माइनर मैटर, जो कि यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। फॉर कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और इसमें दिया गया करस्पॉन्डेंस इज अ माइनर मैटर, तो इसमें भी जो है निषेधात्मक और नहीं की बात की जा रही है, जैसे कि इसमें अफर्मेटिव दिया गया, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया था, इसमें भी हमें बताना था कि कौन सा इसमें से इसका ट्रांसलेशन सही है। ठीक है, पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। तो देखिए, अब इसमें जो दिया गया है ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए, पहले में दिया गया नॉट वन ऑफ द के पॉइंट, तो यहाँ ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें दूसरे में देखते हैं करस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द के पॉइंट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स। ठीक है, तीसरा देखते हैं करस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द के पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। चौथा देखते हैं तो कस्टमर इज द वन ऑफ द के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन दिया गया, यहाँ पे रिलेशन दिया गया, इसे रिलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है ग्राहकों के बीच रिलेशन नहीं बनाते, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है। देख लीजिए, इस तरीके से दिया गया है, पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बिना या बिगाड़ सकता है। ठीक है, अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। तो ये भी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर में ही ये सारे पूछे गए थे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सीलेंट कस्टमर्स जो है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे कैन नॉट है, कैन ब्रेक, कैन यहाँ पे ब्रेक है पहले, मेक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। इसका हमें हिंदी क्या होगा ये बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। अगले क्वेश्चन में भी हमें हिंदी अनुवाद करना है। एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम रिलीज ऑन मंडे। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि इसके लिए विज्ञापन जो है सोमवार को जारी किया गया है। बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। अंग्रेजी में निरीक्षण का समानार्थी शब्द निरीक्षण का होता है इंस्पेक्शन। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। निरीक्षण मीन्स इंस्पेक्शन। ठीक है, सुपरविजन मीन्स पर्यवेक्षण, चेकिंग मीन्स जांच, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षण। तो ये चारों शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द एडमिशन का हिंदी अर्थ क्या इसमें से नहीं है, एक बताना। ठीक है, तो एडमिशन का इसमें से अगर हम देखें दाखिला होता है। ठीक है, स्वीकृति भी होती है, बहिर्गमन ये नहीं होता। एडमिशन में बहिर्गमन नहीं, माने बाहर वाला चीज़ नहीं होती, सब प्रवेश भी होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा परिभाषित शब्द समकक्ष हिंदी से परिभाषित शब्द इसमें से सही है। वर्कशॉप माने संगोष्ठी इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें सही शब्द बताना है। प्रिजर्वेशन में आरक्षण दिया गया है बात। तो वर्कशॉप माने संगोष्ठी न होकर कार्यशाला होता है, इसका अर्थ कार्यशाला। ठीक है, प्रिजर्वेशन में आरक्षण नहीं होता, इसका मतलब होता है संरक्षण। और अनअथराइज्ड मीन्स प्राधिकृत नहीं होता, इसका मतलब होता है अनधिकृत। ठीक है, अनधिकृत होता है। और जो डी पार्ट दिया गया है सही है। मेमोरेंडम मीन्स होता है ज्ञापन। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेपुटेशन का समकक्ष हिंदी परिभाषित सही शब्द बताना। तो डेपुटेशन मीन्स होता है प्रतिनियुक्ति। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य किस प्रकार शुरू करते हैं। तो उसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इंग्लिश का थोड़ा सा इसमें पोर्शन पूछा जाएगा, लेकिन वैसे हो सकता है कि ना ही आए, लेकिन इसमें जो आया है वो तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है सहायक क्रिया। ऐसे वर्ब जो क्रिया के काल को बताने के लिए, कोई प्रश्न या नकारात्मक बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हाँ ना में दिया जाने वाले अनुवाद करते समय ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू करते हैं। जैसे कि डज राम सिंह सॉन्ग, अब ये क्वेश्चन मार्क जो है वाक्य है, तो इसमें जो है इंटरोगेटिव वाक्य में डज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। इसका जो है हमें बताना है अंग्रेजी में अर्थ। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज सर्व टू कंट्री। ये इसका हो जाएगा सही अर्थ। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वल्गर माइंड इज वन। ठीक है, इस तरीके से देखिए दिया गया, अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका मतलब एक अशिष्ट व्यक्ति वो होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश करने की इच्छा रखता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें। इसका हमें जो है इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो देखिए, स्टूडेंट्स शुड बी एलिजिबल बिफोर एंड देन डू पॉलिटिक्स। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। यही जो है शुद्ध रूप से इसका सही अनुवाद किया गया है। अगले क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के हाथों में है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? तो इसका अनुवाद हो जाएगा सी पार्ट। द इंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट टूडे। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट भी हमें हिंदी अंग्रेजी अनुवाद बताना है। खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास होना स्वाभाविक है। इसका इंग्लिश जो है क्या हो जाएगा? तो इट इज़ नेचुरल टू डेवलप स्पोर्ट स्पिरिट बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट तो वैसे हो जाएगा, ठीक है, गलत। यहाँ पे डिस्कार्ड लिखा हो, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसमें गलत करते हैं। इट इज़ आर्टिफिशियल, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं, क्योंकि यहाँ स्वाभाविक की बात की जा रही है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भी हमें हाँ ना में उत्तर में जवाब देना। जैसे कि ये देखिए दिया गया ट्रांसलेशन, यदि सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इफ़ ट्रू वर्क इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी देन सपोर्ट इज गिवन। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बताना कौन सा सही है इसके लिए। अब उद्योग और व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है। इनमें से कौन सा इसके लिए जो है सुटेबल ट्रांसलेशन दिया गया है? तो कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। स्वाभाविक मीन्स इसको नेचुरल होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, कंपटीशन इन सोसाइटी एंड बिजनेस इज नेचुरल, तो ए पार्ट इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी अनुवाद भी करना है इसका भी। भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलायंट इन द ग्रेन सेक्टर। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन निश्चित रूप में वरदान है। अब इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इफ़ वी थिंक अबाउट इट द मोबाइल फ़ोन इज डेफिनेटली बाय बून। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे नॉट लगा है तो अफर्मेटिव हो नहीं सकता, इस तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पे एंथेमा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेलीफोन लिखा है जो कि गलत हो जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे सब भारतवासी एक होकर डट कर विपत्ति का सामना करते हैं। इसमें इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो ऑल द इंडियंस स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट क्राइसिस। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का बहुत शौक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सम फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा यह संदेश दिया। अब इसका हमें इंग्लिश अनुवाद करना है। तो ये दिया गया है ऑप्शन, हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा यह संदेश दिया। इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा आवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज थ्रू द स्टोन्स। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। आदेश का इंग्लिश अनुवाद पूछा गया था। आदेश का इंग्लिश अनुवाद होता है ऑर्डर। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट मीन्स होता है निवेदन। गाइड का हिंदी अर्थ होता है दिग्दर्शक। डायरेक्शन का हिंदी अर्थ होता है संचालन या फिर निर्देशन। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है अध्यापन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टडी जो होता है वो अध्ययन का हिंदी इंग्लिश अनुवाद है। निरीक्षण का इंग्लिश अनुवाद इंस्पेक्शन, और शिक्षण का होता है एजुकेशनल या फिर पेडागॉजीज। मामला अभी भी विचाराधीन है। इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सी पार्ट। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ये ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया था, तो क्वेश्चन आएंगे भाई, याद रखिएगा। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। उचित वाक्य का जो है मैं हिंदी अनुवाद बताना। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है आवेदन अस्वीकृत किया जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। इसका हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद इसका होता है पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज बड़ी समस्या है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। इसका सही अनुवाद क्या होगा? तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। इसका ये हो जाएगा हिंदी अनुवाद। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? तो मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद को हम कहते हैं व्याख्या अनुवाद। आंसर डी पार्ट। ये भी वीडियो के पेपर में पूछा गया था। अमेंडमेंट के लिए जो है सही सटीक अनुवाद क्या होगा? तो अमेंडमेंट के लिए
संशोधन इसका सही सटीक अनुवाद होगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य देख लेते हैं। तो शोधन का होता है क्लियरिंग या फिर रिफाइनमेंट, संशोधन का अमेंडमेंट, प्रशोधन का इवैक्यूएशन, ठीक है, इवैक्यूएशन, समावेशन का इंक्लूजन। तो ये सब याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एजेंडा इज सेंट हेयर विथ, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? एजेंडा इज सेंट हेयर विथ, इसका हिंदी अनुवाद होता है कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मेंशन थ्योरिन दियरिन, अब मेंशन दियरिन, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो इसका मतलब होता है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। उसने मुकदमा दायर किया, उसने एक मुकदमा दायर किया, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो अंग्रेजी अनुवाद इसका क्या हो जाएगा? उसने एक मुकदमा दायर किया, तो हो जाएगा ही फाइल्ड अ सूट। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं कि द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। द टीचर वाज अ मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो शिक्षक एक निर्भीक व्यक्ति था। ठीक है, द टीचर वाज अ मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति था। आंसर सी पार्ट करेक्ट। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड इंक्विटी, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन एंड प्रपोज टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावित सतह टेंट के स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। गोपाल आर्ट टू बी असेम्ड फॉर हिमसेल्फ फॉर सच अ कंडक्ट, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहेंगे गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा दियर वर्क हैज़ नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्राउनिंग मैन कैच अ स्ट्रॉ, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हिंदी अनुवाद में इसको हम कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा, एक मुहावरा का इसने दे दिया, हिंदी में पूछ लिया। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है? तो मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद जो होता है उसको हम कहते हैं शब्दानुवाद। ठीक है, अनुवाद शब्दानुवाद हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन है। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द, तो प्राधिकारी के लिए अथॉरिटी इस्तेमाल किया जाता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑफिसर अफसर कहते हैं, अथॉरिटी प्राधिकारी होता है, लॉर्ड भगवान होता है, और प्रोपराइटर जिसको मालिक या क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं। ठीक है, जिसको दुकानों में प्रो करके लिखवाए रहते हैं नाम, तो उसका फुल फॉर्म होता है प्रोपराइटर। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? तो ऑर्डर के लिए आदेश होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आदेश। और इंस्ट्रक्शन का अनुदेश होता है, डायरेक्टिव का निर्देश, और इंडिकेशन का निर्देश सटीक हिंदी शब्द है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बाइजे कॉस्ट वर्कआउट एट द मार्केट रेट, यहाँ पे बताना है इसका हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद हो जाएगा बी पार्ट, बीजक के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीजक बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है, तो ये इसका सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट। ठीक है, हिंदी अनुवाद करना है। अरेंजमेंट आर बीइंग मेड इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, तो हिंदी अनुवाद करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। अगले क्वेश्चन में भी हिंदी अनुवाद करना। अथोराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर फॉर अ बियरर, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो हिंदी अनुवाद इसका हो जाएगा वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, आंसर ए पार्ट है। ठीक है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होता है इंडोर्समेंट, जो कि डी पार्ट में दिया गया। और अमेंडमेंट मीन्स होता है संशोधन, वेरिफिकेशन का अर्थ सत्यापन, स्पेसिमेन का अर्थ होता है प्रतिरूप या फिर नमूना। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता है शपथ पत्र, जो कि ये पार्ट में दिया गया है। ठीक है, और प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव, एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है विवरण। नोटिफिकेशन का शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? तो नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अन्य अर्थों में देखेंगे अंग्रेजी रूपांतरण, टिप्पणी को कमेंट कहते हैं, टिप्पणी को सार संक्षेप को समरी कहते हैं, सूचना को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, इनक्लोज्ड मीन्स संलग्न। अन्य की बात करें तो इंडोर्समेंट मीन्स अनुमोदन, स्टेटमेंट मीन्स कथन, नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना।
प्रयुक्त वाक्य में लोकोक्त का उचित शाब्दिक अर्थ बताना है। फ्रेश ब्लड, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो फ्रेश ब्लड मीन्स नया खून। आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, नया खून। जबकि ताज़ा खून, स्वच्छ खून या साफ खून लोकोक्त के अर्थ की दृष्टि से अगर देखेंगे तो लोकोक्त की, तो वो गलत है, ठीक है। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद करना, आई वॉज ओवर जॉयड, इसको भाव युक्त अगर करेंगे अनुवाद तो ये हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आई वॉज ओवर जॉयड। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? तो अधिसूचना मीन्स होता है नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं हिंदी में, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट को कहते हैं कथन, इंडोर्समेंट को कहते हैं पुष्टि या फिर पृष्ठांकन, इनक्लोज्ड को कहते हैं संलग्न। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होता है प्रशंसा पत्र। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अनुशंसा पत्र का अंग्रेजी होता है रिकमेंडेशन, ठीक है। प्रमाण पत्र का अंग्रेजी होता है सर्टिफिकेट। परिचय पत्र का अंग्रेजी होता है आइडेंटिटी कार्ड। तो इस तरीके से अनुवाद थे। आप कुछ विविध चीज़ें हैं देख लेते हैं, इसको भी ज़्यादा है नहीं, बस 30 क्वेश्चन है। अब इसमें विविध में जो विविध चीज़ें पूछी गई थी, पहला है इसमें जैसे CSMOP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल और ऑफिस प्रोसीजर, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। तो ये इसका 2019 में इसका 15वां संस्करण जो है प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है इस महाकाव्य में 16 क्या हैं और रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। किस महाकाव्य में 16 क्या होती हैं? तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 16 सर्ग हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, इसमें भी भरना था उपयुक्त शब्द। अब इसमें कुछ बताया नहीं गया इसमें क्या भरें, तो इसमें अब तुम्हें संगत के अनुसार भरना था कि किससे जो है सही रूप से वाक्य बन जाए। तो इसमें अगर हम प्रगति भर देते हैं, इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, तो सही करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु जी मेरा डैश स्वीकार करें, क्या इसमें भरा जाए जिससे कि ये सही हो जाए? सही एक सार्थक अर्थ, तो अभिवादन, गुरु जी के साथ अभिवादन करेंगे तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने डैश सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, इसमें रिक्त स्थान भरना था, तो इस तरीके से इसमें मन हो जाएगा। मैंने मन में सोचा, ठीक है, कि भला ऐसा क्यों होता है, तो आंसर बी पार्ट सार्थक अर्थ मन निकाला तो मन हो जाएगा। अब वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार किसको दिया गया था, ये पूछा गया था, तो आंसर 2016 में दिया गया था नासिरा शर्मा को। आंसर डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि जो है देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 343 अनुच्छेद में ये बातें कही गई हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि की हिंदी संघ भाषा जो है राजभाषा होगी, और 343(2) के अनुसार हिंदी अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में उपयोग संविधान आरंभ होने की तिथि के 15 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 1965 तक की अवधि तक जारी रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश क्या कहते हैं, इनमें से दिया गया है। तो एक तरीके से ये नाव का जो है आपको पर्यायवाची भराया गया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, तरणी कहा जाता है नाव को, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अन्वय, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, अन्वय उसको कहा जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाग 17 में दिया गया है संविधान के, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई, तो 14 सितंबर 1949 को, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो ये देवनागरी में लिखा जाता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा राजभाषा को और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया, तो 343 अनुच्छेद में स्वीकार किया गया, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, ठीक है, अब बताना इसमें चौड़ी क्या है। सड़कें चौड़ी बनाई गई तो इसमें चौड़ी एक पूरक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं। जिन शब्दों में किसी कार्य का करना होना व्यक्त को क्रिया कहते हैं, और इन्हीं को वाक्य में मुख्य क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्यों नहीं आया, इसलिए वह बीमार था, यहाँ की से क्या बोध होता है, ठीक है। वह क्यों नहीं आया इसलिए कि वह बीमार था। अब यहाँ पर जो की शब्द है उससे क्या बोध होता है, तो ये कारण एक तरीके से बता रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है, तो इसमें हुआ है विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पद संगठन नहीं कहा जाता, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी निर्देश, पदान्वय, पद निर्णय आता है।
अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा उन्हें। ठीक है, उन्हें जो होता है अन्य पुरुष होता है, एक वचन होता है, सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप भी होता है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप इसमें से क्या होगा? तो अपादान कारक जो हो उत्तम पुरुष व्यक्त कर रहा हो, बहुवचन रूप हो, तो वो है हमसे। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। और मुझसे जो है वो अपादान कारक उत्तम पुरुष एक वचन रूप। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा किया गया था। आंसर बी पार्ट। सदल मिश्र, लल्लूलाल, ये दोनों हिंदी गद्य के चार प्रमुख स्तंभों इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल में से एक हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषा में से और लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिसे रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लिप। आंसर बी पार्ट। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना, इनमें से कौन सा समूहार्थक शब्द है? तो वो है स्तवक। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्तवक मीन्स होता है फूलों का गुच्छा या फिर गुलदस्ता। तो ये क्या होता है? समूहार्थक शब्द है, बाकी सारे समूहार्थक शब्द नहीं है। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन, अब पागलपन जो दिया गया है ये रेखांकित किस कोटि का उपसर्ग है ये बताना है। तो इसमें देखिए त्रुटि था, रेखांकित शब्द की अगर हम बात करें तो पागलपन एक पूर्ण शब्द ना है, ना कि उपसर्ग है। ठीक है, एक पूर्ण शब्द है, ना कि उपसर्ग। पागल मूल शब्द में पन प्रत्यय लगाने से पागलपन शब्द बना। तो पन हिंदी का तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा विशेषण लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। जैसे बचपन है, लड़कपन है, अपनापन, सूनापन। तो इस तरीके से आयोग ने उत्तर जो माना था वो सी माना था, देशज शब्द है। तो आंसर इसका सी मान के चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में से भाषा बनी है? तो भाषा जो बनी है वो भास धातु से बना है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिप की आवश्यकता होती है। लिप की आवश्यकता कहाँ होती है? तो लिप की जो आवश्यकता होती है ये होता है भाषा लिखने में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं इनमें से? तो बी पार्ट है अव्यय बंध जो होता है पदबंध, ये पदबंध का भेद नहीं होता, बाकी विशेषण बंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध ये सब आते हैं। इसमें से उपवाक्य पहचानना है। ठीक है, वो आदमी जो कल आया और आज भी आया, तो इसमें उपवाक्य क्या है? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, विशेषण उपवाक्य। इस वाक्य में जो कल आया था शब्द है यह आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समूहार्थक शब्द इसमें से चिन्हित करना है कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसमें भीड़ शब्द जो है समूहार्थक है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं निपात। आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निपात में अगर हम देखेंगे तो ही, भी, तो, तक, भर, मात्र आदि आते हैं। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न में समूहार्थक शब्द छांटना, इनमें से कौन सा समूहार्थक शब्द है? तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। समवाय शब्द जो है समूहार्थक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? तो महाकवि राय की अगर हम बात करें तो ये सुंदर को दिया था, कवि सुंदर को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि सुंदर दास थे, उनको दिया गया था। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ये 2015 में आयोजित किया गया था, तब का पूछा गया था, तब आयोजित हुआ था भोपाल में। ठीक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो शक्ति को अगर शक्ति कह रहे हैं तो ये स्वर भक्ति के उच्चारण का जो है दोष उदाहरण है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा।